आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा आपके साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। रुक करेंगे देश और दुनिया की खास खबरों पर। राजस्थान के जालौर जिले में सोमवार देर रात तकतगढ़ आहोर मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ग्रेनाइट से भरे हुए ट्रेलर में पीछे से कार के घुस जाने से हुआ। हादसे में मारे गए लोगों के शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आज उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतकों के परिजन इस मामले में मुआवजे देने और हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 पर तकतगढ़ आहोर के बीच में हुआ। यहां से दरिया प्याऊ के पास देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रेलर में घुस गई। यह ट्रेलर ग्रेनाइट से भरा हुआ था। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर जो वहां पर था वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल पुलिस जब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने सभी के शवों को मौके से उठवाकर आहोर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के शिकार हुए सभी लोग चरली गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि हादसे में रामाराम प्रजापत, कमलेश प्रजापत, छगनलाल प्रजापत, दिनेश कुमार प्रजापत और मोना राम सरगरा की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। चरली गांव में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर प्रशासन ने वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वहां की है जहां पर जो परिजन थे उनका गुस्सा जो वहां पर फूटा और वो लगातार वहां पर मांग कर रहे थे। मृतकों के परिजनों और ग्रामीण विधायक के साथ वहां पर डटे रहे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर जो जुड़ी है जैकलीन फर्नांडिस से। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने वो पेश हुई। उनसे ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। जैकलीन ने अधिकारियों के नए दौर की भी पूछताछ की। इन सब मामलों में जैकलीन ने अपना बयान दर्ज करवाया। ईडी ने अप्रैल में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत जैकलीन के 7.27 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट फंड को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। जैकलीन फर्नांडिस से पहले भी इस मामले में ईडी 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है। पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि जैकलीन को सोमवार को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए नया समन जारी किया गया था, क्योंकि एजेंसी इस मामले में बची हुई प्रोसीड ऑफ इनकम यानी कि अपराध से होने वाली जो आय होती है उसे पूरा करना है। ईडी ने जैकलीन से 8 घंटे तक पूछताछ की। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ 15 लाख रुपए नकद के साथ साथ 7.12 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट अटैच करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। जांच एजेंसी ने इन फंड्स को अपराध की आय बताया था। ईडी ने तब तक एक बयान में कहा, सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जैकलीन फर्नांडिस को 5.71 करोड़ रुपए के कई गिफ्ट दिए थे, जिस मामले में अब जैकलीन फर्नांडिस ईडी के शिकंजे में आ चुकी हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर जो जुड़ी है एकनाथ शिंदे से और जो बाकी बागी विधायक हैं उनसे। एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी किए गए अयोग्यता नोटिस का जवाब दाखिल करने का समय 11 जुलाई तक बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि उनके लिए 11 जुलाई तक गुवाहाटी में आराम करने का आदेश है। महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं है। शिवसेना प्रवक्ता ने आगे दावा किया कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल आधे से ज्यादा बागी विधायक उद्धव ठाकरे खेमे में संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, आधे से ज्यादा बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो वहीं छुपे हुए हैं, वो हमारा समर्थन करते हैं और वो वापस आएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिंदे गुट द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खुद ही खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे खेमे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या जो डिप्टी स्पीकर खुद अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहा हो वो विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट द्वारा अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए खुद ही जज कैसे बन गए। डिप्टी स्पीकर की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने अदालत से कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं है, इसीलिए उपाध्यक्ष ने उसे खारिज कर दिया है। अदालत ने उनका पक्ष सुनने के बाद डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के अंदर मामले से संबंधित सारे दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश करने के लिए आदेश दिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि जुड़ी है दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा से। उन्होंने आज यानी कि मंगलवार को अपना पदभार संभाल लिया है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की मंगलवार को शपथ ग्रहण की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उपराज्यपाल के सचिवालय राजनिवास में एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा को शपथ ग्रहण कराई। न्यायमूर्ति शर्मा इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के साथ मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने पद की शपथ लेने के बाद उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल का हाथ मिलाकर अभिवादन भी किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस शर्मा के पदभार संभालने से पहले तक दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस विपिन सांघी पदभार संभाल रहे थे। उनको अब उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि देश के 6 हाई कोर्ट को रविवार को उनका मुख्य न्यायाधीश मिल गया। इनमें 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को स्थानांतरित कर दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करार दिया गया। अगली खबर जुड़ी है महाराष्ट्र में चल रहे गतिरोध से। जी हां, महाराष्ट्र में चल रहे गतिरोध के बीच राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने बीते 22 जून से 24 जून के बीच में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिसको लेकर अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले में दखल देने की अपील की थी। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22 से 24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए आदेश दिए। इस बात की जानकारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्य सचिव संतोष कुमार को दी। बता दें कि राज्यपाल द्वारा जानकारी देने का निर्देश सत्ताधारी सहयोगी राकांपा और कांग्रेस द्वारा नियंत्रण विभागों द्वारा 22 से 24 जून तक विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के सरकारी आदेश जारी करने के बाद आया। पत्र के अनुसार राज्यपाल ने 22 से लेकर 24 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी GR परिपत्रों के बारे में पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी देने को कहा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो जुड़ी है रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट चल रहा है उसमें एक बड़ा हादसा सामने आया, या यूं कहें कि रशिया की यूक्रेन पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रूस ने यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर के एक शॉपिंग मॉल पर मिसाइल दागी है। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 59 लोगों से ज्यादा इसमें घायल हो गए हैं। जिस वक्त हमला हुआ उस समय मॉल में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मंगलवार सुबह यूक्रेन इमरजेंसी सर्विसेज के चीफ ने हमले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच मंगलवार को 123वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने लिसिचंस के लोगों से आग्रह किया कि वो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह चले जाएं, क्योंकि रूसी सेना बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। हालांकि इसको लेकर लोग काफी नाराज हैं। पोलैंड के वॉर्सो शहर में यूक्रेन ने रूस के तबाह हुए टैंक्स और बंकर बंद गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई हुई है। ये टैंक और व्हीकल कीव समेत यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं।
जिन्हें यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। अब इन्हें पोलैंड के साथ ही दूसरे यूरोपीय देशों में प्रदर्शनी के लिए ले जाया जाना है। हमलों के कारण लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर रूस पर दिखने लगा है। रूस ने 1918 के बाद पहली बार विदेशी कर्ज की किस्त नहीं चुकाई है। ग्लोबल मार्केट में डॉलर से लेन देन पर रोक लगाए जाने के बाद रूस ने अपनी मुद्रा रूबल में भुगतान की पेशकश की, जिसे अमेरिका के प्रभाव में अन्य देशों ने ठुकरा दिया। तो इससे ये बात तो साफ हो गई कि जो रशिया ने यूक्रेन पर स्ट्राइक की है, उसकी भी जो दोगुनी स्ट्राइक का मुआवजा है वो यूक्रेन को, यानी कि जो रशिया है उसने जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है और जिस तरीके से उसने वहां के आम नागरिकों की जान ली है, उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगली खबर है मुंबई से, जहां पर कुर्ला में एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मुंबई के कुर्ला पर्व के नाइक नगर में सोमवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 3 की मौत हो गई, इसमें से 1 की मौके पर, जबकि 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। 11 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इनका अस्पताल में जो इलाज है वो अभी चल रहा है। मलबे में 25 लोग दब गए थे, 10 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। INDRF, BMC और मुंबई पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। BMC की अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बताया कि इमारत जर्जर हो चुकी थी। 2013 से पहले मरम्मत और फिर इमारत को गिराने के लिए नोटिस दिए गए थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुभाष देसाई ने मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता और घायलों का फ्री इलाज कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी, जो भी जिम्मेदार हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए मीटिंग भी बुलाई गई है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिवार को 5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। अगली खबर जुड़ी है बॉलीवुड के गलियारे से, यानी कि जो एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, वो मां बनने वाली हैं। जी हां, इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चट शादी पट बच्चा वाली बात शेयर होने लगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोई जल्दबाजी नहीं है, कपल इसके लिए पहले से ही तैयार था। रणबीर शुरू से ही शादी के बाद अपनी फैमिली शुरू करना चाहते थे। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर और आलिया 3 साल पहले शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों को 2 बार अपनी शादी के प्लान को आगे टालना पड़ा। कपल ने एक बार कोरोना महामारी तो दूसरी बार ऋषि कपूर की खराब तबीयत के कारण अपने प्लान्स को आगे बढ़ाया। रणबीर हमेशा से ही अपनी शादी के तुरंत बाद से फैमिली जो है वो बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए ये कोई नया और सरप्राइजिंग नहीं लगा। हालांकि आलिया ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के मेकर्स को इस बात का भरोसा दिलाया कि इस प्रेगनेंसी का उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आलिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी। आलिया ने हॉस्पिटल की फोटो शेयर कर लिखा, हमारा बेबी जल्द आने वाला है। फोटो में वो अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, जिसमें पति रणबीर भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोनों कपल हैं, यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, ये दोनों लंदन में हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो जुड़ी है GST से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की जो बैठक है वो चंडीगढ़ में शुरू हो गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता हो रही है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2022 को GST को लागू हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे। उसके ठीक 2 दिन बाद इसकी जानकारी इस बार GST काउंसिल की ये 2 दिनों तक चलने वाली बैठक हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहले ये बैठक श्रीनगर में होने वाली थी, पर बाद में इसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। माना जा रहा है कि GST काउंसिल की बैठक में GST स्लैब रेट्स को लेकर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब को बनी मंत्रियों की समूह GST काउंसिल की बैठक में अपने सुझाव काउंसिल में सक्षम रखेगी। हालांकि इस पर निर्णय GST काउंसिल को लेना है, लेकिन माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर टैक्स स्लैब में बदलाव के प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। GST काउंसिल ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्यों के मंत्रियों का 7 सदस्यीय समूह गठित किया, जिससे GST दरों का युक्ति संगत बनाने को लेकर सुझाव देना है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर जो जुड़ी है राज्य तेलंगाना से। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले राज्य तेलंगाना में चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इसकी तैयारियों की शुरुआत अभी से हो गई है। सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सहित बीजेपी भी चुनावी रंग में रंग चुकी है, पर इस बार सबकी नजरें बीजेपी पर है। केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले राज्य के 119 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 दिन बिताएंगे। मई महीने में पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा कर पार्टी इकाई में उत्साह भर दिया। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हैदराबाद में पार्टी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि महाराष्ट्र में डायग्नोस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। तेलंगाना में देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के यानी कि जेपी नड्डा, वो वहां का नेतृत्व कर रहे हैं। वहां पर विकास और वंशवाद के विनाश के मुद्दे पर तेलंगाना में वो आवाज उठा रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य 30 जून से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 दिन बिताएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर जो जुड़ी है मानसून की दस्तक से। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक होने के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने मौसम के मिजाज को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून में देर रात से बारिश का सिलसिला चल रहा है। मानसून की दस्तक से कई इलाकों में भारी और कुछ जगह हल्की बारिश शुरू हो गई है। गर्मी का सितम झेल रहे लोगों ने बारिश होने से राहत की सांस ली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 30 जून तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया। बारिश की शुरुआत के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई वाले इलाकों में किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। धान जैसी फसलों के लिए बारिश फायदेमंद साबित होगी। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल लगाई जाती है। ऐसे में बारिश होने के पूर्वानुमान जारी होते ही किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अब बात करेंगे कोविड अपडेट की। भारत में कोविड केसों में 30.9% गिरावट दर्ज की गई और पिछले 24 घंटे में 11,793 नए मामले सामने आए। वहीं इस अवधि में 27 लोगों की मौत इस वायरस से हुई, जबकि 9,486 लोग इस वायरस से सही हुए, जिसके साथ ही कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा देश में 42,60,59,099 पहुंच गया है। वहीं इस वक्त एक्टिव केसों की संख्या 39,700 दर्ज की गई है। बता दें कि अब तक देश में कोरोना के जो कुल मामले हैं वो कितने हो गए हैं, वो करोड़ों से भी पार हो गए हैं। यानी कि जो केस दर्ज किए जा रहे हैं रोज, यानी कि हम बात करें 26 की, 27 जून की, तो आज अगर हम 28 जून की अगर बात करते हैं तो जो आंकड़े हैं उसमें 3% से ज्यादा बढ़ोतरी, गिरावट देखी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 19,21,811 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तेजी से जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन की खुराक ले रहे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,346 नए मामले सामने आए और 5 मरीजों की मौत हो गई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 628 नए मामले मिले और दैनिक संक्रमण दर 8.6% दर्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। दिल्ली में कुल संक्रमणों की संख्या जो है वो 20 लाख के पार पहुंच गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 26,285 हो गई है। रुक करेंगे अगली खबर का जो सामने आई है पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना की निंदा करते हुए कहा कि इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा।
सीएम मान ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की ओर से पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ लाया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो अग्निपथ योजना के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये बहुत दुखद है कि 17 साल का एक बच्चा फौज में जाएगा और 21 साल में पूर्व फौजी बन जाएगा। उस उम्र में तो उसकी शादी भी नहीं हुई होगी। वो फौज से बाहर आने के बाद कैंटीन से सामान लेने की सुविधा भी नहीं ले सकेगा। उन्होंने कहा कि युवा कड़ी मेहनत करने के बाद फौज में भर्ती होते हैं और करीब 35 साल की आयु तक नौकरी करते हैं, जबकि नई योजना के तहत उन्हें इतनी सी मेहनत के बाद, यानी कि इतनी ज्यादा मेहनत के बाद महज 4 साल के बाद ही फौजी के पद से हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से पहले नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एक मत होना चाहिए। सर्वसम्मति से विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। हालांकि भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये योजना युवाओं के हित में है, जिसे राजनाथ सिंह और सेना के तीनों प्रमुखों ने साथ में मिलकर ऐलान किया, और अग्निपथ योजना से जो देश में विरोध हो रहा है उसको भी उन्होंने गलत बताया। लेकिन एक तरफ सीएम भगवंत मान है जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये किसी भी तरीके से युवाओं के साथ ठीक नहीं है, ये युवाओं के साथ ज्यादती की जा रही है और मैं इसका विरोध करता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।